Good morning students, welcome back in business studies session. In previous session we have already discussed concept, nature and significance of principles of management. Now we are going to discuss the principles of management given by the Henry Fayol. Very first we are going to discuss the background and history of Henry Fayol. Henry Fayol was born in Turkey in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. In 1888, he was promoted as a managing director of the company. At that time, the company was in the situation of insolvency. He accepted the challenge and applied the managerial techniques to bring out the company from this situation, and he succeeded. When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company and with strong financial background. Now come to the principles given by the Henry Fayol. फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. बच्चे, हमारे को हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और सभी प्रिंसिपल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में आपसे 2 और 3 प्रिंसिपल्स ऑलवेज पूछे जाते हैं. तो आपने इन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है. इन प्रिंसिपल्स के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस आएगा, तो इसीलिए हमें इन प्रिंसिपल्स को विद एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करना है. आपने बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना है बेटा. वीडियो को सुनने के बाद आप अपनी हैंडबुक से केस स्टडी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तभी आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक को कवर कर पाओगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे. अगर आपने साथ के साथ बेटा प्रैक्टिस नहीं की केस स्टडी क्वेश्चंस की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस प्रिंसिपल में हमें किन सिचुएशंस को लेना है. तो इसीलिए बेटा प्लीज़ आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे. आफ्टर दैट प्रैक्टिस द केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम द हैंडबुक. वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क, काम को क्या करना है, डिवाइड करना है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, as far as possible the whole work should be divided into small parts and each individual would be assigned only one part of work according to his ability and taste, so that the benefits of specialization may be achieved. जितना आपके पास टोटल टास्क है, उस टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो और एवरी इंडिविजुअल को वो स्मॉल पार्ट जो है वो असाइन कर दो. लेकिन ध्यान रहे कि हम उस इंडिविजुअल को असाइन जब कर रहे हैं वो एक्टिविटी, उसकी एबिलिटी, उसकी टेस्ट, उसके प्रेफरेंस, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसे वो एक्टिविटी असाइन की जानी चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं. एक बैंक है, एक बैंक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है, तो वहाँ पर उन सब एक्टिविटीज़ को अलग अलग पर्सन्स को असाइन किया जाता है. एक पर्सन है वो कैश रिसीव कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो पासबुक मेंटेन करता है, थर्ड पर्सन है वो लोन सैंक्शन करता है, फोर्थ पर्सन है वो अकाउंट ओपन करने का काम करता है. ठीक है, तो इस तरह से बैंक की टोटल एक्टिविटीज़ को अलग अलग पर्सन्स को क्या कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है. अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि बैंक की जो वर्किंग है वो स्मूथली चल रही है, कोई भी काम रुक नहीं रहा है, सभी पर्सन्स को पता है कि हमने क्या काम करना है. नाउ कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आप एक काम को बार बार करोगे, तो आपकी स्पीड, आपकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, और आप रिसोर्सेज की वेस्टेज भी बहुत मिनिमम करोगे. क्योंकि जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हम उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, हमें प्रैक्टिस हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर इस प्रोडक्शन में, इस एक्टिविटी में वेस्टेज होने वाली है. हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल जाते हैं कि वेस्टेज क्या हो, मिनिमम हो. इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. फर्स्ट यूनिट पे हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कंसेप्ट रीड किया है. अब एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम पर काम को पूरा करना है विद मिनिमम कॉस्ट.
अब जब आप काम को बार बार करते हो, क्योंकि डिवीजन हो गया वर्क का, आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी असाइन हो गई है, आपने उसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होते ही हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स। बच्चे, वायलेटिंग इफेक्ट्स का क्या मीनिंग लेना है आपने? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव इफेक्ट्स लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं लेना। वायलेटिंग इफेक्ट्स का मतलब है कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमें किन किन इफेक्ट्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्या बातें आएंगी अगर हमने डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर हम टास्क को स्मॉल पार्ट्स में नहीं बांटते हैं और उस स्मॉल पार्ट्स को अपने एम्प्लॉयज़ के नेचर, उनकी इंटरेस्ट, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड नहीं करते हैं तो हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर विल बी रिड्यूस्ड। हम डेली अपने वर्कर्स को न्यू न्यू एक्टिविटीज़ दे देंगे तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ कम टू द सेकेंड प्रिंसिपल, that is authority and responsibility. According to this principle, authority and responsibility should go hand in hand. It means that when a particular individual is given a particular work, he is made responsible for the results. This can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. बच्चे देखो क्या कहना चाहते हैं हमें हेनरी फ्यूल। कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन को कोई काम दे रहे हो, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको उसको क्या देनी है, अथॉरिटी भी देनी है। अगर आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी है तो वो काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं दी है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक लेबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को 100 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने का टारगेट देते हैं कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी लेबर को ना तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया, उनको नहीं बताया कि आपने किस स्टोर से, किस शॉप से रॉ मटेरियल लेना है, ना ही उनको रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी दी। ठीक है, ना आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो रॉ मटेरियल परचेज करने की, ना आप उनको कोई ऑर्डर्स दे रहे हो कि आपने पर्टिकुलर स्टोर से वो रॉ मटेरियल कैरी कर लीजिए और प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, सिर्फ उनको आपने क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 100 यूनिट को प्रोड्यूस कीजिए। अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे बेटा वो, जब उनके पास क्या नहीं है, रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, उनको रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी है, तो वो टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप उनसे टाइम पर काम मांगोगे कि लाइए हमने आपको 1 वीक और 10 डेज का टाइम दिया था, आपने अभी तक प्रोडक्शन नहीं किया है, तो वो आपको क्या देंगे, वो आपके ऊपर ही ब्लेम देंगे कि आपने हमें अथॉरिटी ही नहीं दी कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर लीजिए। नाउ कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स। हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देते हो तो आप टारगेट को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज को अगर आपने टारगेट दिया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का और उसके साथ उनको अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी कि इन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए आप उसे परचेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसकी सारी पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो अब उन एम्प्लॉयज को भी क्या लगेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हमारे ऊपर फेथ है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड कि किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, वो अपने आप को क्या समझेंगे कि हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ट होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बिलोंगिंगनेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितनी हमारी बिलोंगिंगनेस इंक्रीज होती है ना, उतना ही ज़्यादा हम डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट इज वायलेटिंग इफेक्ट्स। रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट in case more authority is given than is needed.
अब देखो, अथॉरिटी देनी है, पावर देनी है, उतनी पावर दो जितनी रिक्वायर्ड है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को पावर दे देते हो, अथॉरिटी दे देते हो, तो वो आपकी दी हुई अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होंगे। कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी इफ द सबॉर्डिनेट्स इन केस द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। हम अगर अथॉरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो हम अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग बेटे मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, मतलब आप उनसे जवाब नहीं मांग सकते, आंसरेबल नहीं कर सकते किसी को कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। जब हमने उस पर्सन को उस काम करने से रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी, तो वो पर्सन उस काम को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ आपको क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पर्सन अकाउंटेबल नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा। Now come to the third one, that is discipline, principle of discipline. According to this principle, the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superiors and subordinates, which are necessary for the successful working of the organization. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को क्या चलाना है, बिल्कुल स्मूथली चलाना है। अब स्मूथली चलाना है तो उसके अंदर दो जो पार्टीज हैं वो सबसे मेन रोल प्ले करेंगी। वन इज सुपीरियर्स एंड अदर इज सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन रहे। अब सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स जो हैं, अगर दोनों अपने अपने रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक क्या रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। अब सुपीरियर्स के लिए क्या रूल है, सुपीरियर्स के लिए रूल है कि जो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कमिटमेंट्स किए हैं कि हम आपको टाइम पर सैलरी देंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे, आपको बोनस देंगे, आपको इंक्रीमेंट्स देंगे, तो वो सुपीरियर्स को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, स्ट्राइक होगी, जॉब छोड़ के चले जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी। और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। उन्होंने भी तो कमिटमेंट किया है किसके साथ, सीनियर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, कि वो अपनी वर्किंग को इफेक्टिवली भी करेंगे और एफिशिएंटली भी करेंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ वो अपनी वर्किंग को करेंगे। तो दोनों ही पार्टीज को, सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स, दोनों ही पार्टीज को अपने रूल रेगुलेशंस को, अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करना है। तभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रह सकता है, डिसिप्लिन रह सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में रेपुटेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, गुड हो जाती है। बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, यानी कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप क्या रहेगी, बेटर रहेगी। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, सीनियर्स जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे उसको फॉलो नहीं कर रहे, सबॉर्डिनेट्स ने जो कमिटमेंट्स किए थे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और एफिशिएंसी भी एम्प्लॉइज की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस भी यहाँ डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगातार कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी क्या चाहेंगे कि यहाँ तो बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत टेंशन्स हैं, इस जॉब को छोड़कर कहीं दूसरी जॉब को ज्वाइन किया जाए। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को वो लूज कर लेंगे। कम टू द फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम and that employee should be answerable only to that superior। बहुत ही important principle है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो बेटे यहाँ क्या कहना चाहता है वो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से एक टाइम में ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को बहुत सारे सीनियर लोगों से, बहुत सारे सुपीरियर्स से ऑर्डर रिसीव होते रहेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को माने और किसके ऑर्डर को नहीं माने। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है हमें कि एक पर्सन को, एक ही पर्सन यानी एक सबॉर्डिनेट को एक ही सीनियर से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरा सीनियर कौन है,
कौन मुझे ऑर्डर करेगा और किसके ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन कर रही है, वहां पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो अपने एम्प्लॉयज को, जो प्रोडक्शन करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। आप स्पीड चाहे कम कर लो अपने प्रोडक्शन की, लेकिन क्वालिटी में कोई भी जो है कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं आपने मेंटेन रखने हैं। जिस क्वालिटी का गुड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वही स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हुए आप प्रोडक्शन करोगे, चाहे आपकी स्पीड स्लो क्यों ना हो जाए। ठीक है, यानी कि एक दिन का जो प्रोडक्शन जितना है उससे कम ही क्यों ना हो जाए, बट मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे रहना चाहिए। ठीक है, जबकि जो सेल्स मैनेजर है वो कहता है प्रोडक्शन करने वाले लेबर को कि नहीं, हमें मार्केट में टाइम पर ऑर्डर पूरे करने हैं, आप फास्टली प्रोडक्शन करो। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ठीक है, अब लेबर किसकी बात सुने, प्रोडक्शन मैनेजर की सुने या सेल्स मैनेजर की? लेबर किसके अंडर काम कर रही है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर काम कर रही है। तो लेबर को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने हैं किसकी कमांड को, जो उनका सीनियर है। लेबर का सीनियर कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज का सीनियर पर्सन नहीं है। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, सेल्स वाले एम्प्लॉयज को, अपने सेल्समैन को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन वाली लेबर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स इंक्रीजेस। प्रोडक्शन वालों को पता है कि हमने अपनी लेबर को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनसे कैसे काम लेना है। ठीक है, लेबर को पता है कि हमने किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन करना असाइन करना यहाँ पर क्या रह जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबल रह जाता है कि किस पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, इट क्रिएट्स ए कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट्स, it reduces the efficiency of subordinates as well as superiors. It is difficult to fix accountability. अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो कंफ्यूज रहेंगे कि हमें किसके ऑर्डर को ओबे करना है। ठीक है, वो कभी किसी के ऑर्डर को ओबे करेंगे तो कभी किसी के ऑर्डर को ओबे करेंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक लेबर कहेगी मैं तो सेल्स मैनेजर के ऑर्डर को ओबे कर रही हूँ, दूसरी क्या कहेगी मैं प्रोडक्शन मैनेजर के ऑर्डर्स को ओबे कर रही हूँ, तो हम किसी की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। According to this principle, there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. बच्चे, सेम ऑब्जेक्टिव अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, तो वहां पर एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए। ठीक है, कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग प्लान्स होते हैं, उन सभी प्लान्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक प्लान के लिए हेड क्या होना चाहिए, एक, यानी कि सेपरेट प्लान के लिए सेपरेट हेड होना चाहिए। यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, ठीक है, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इसको, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि 3 प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक कॉस्मेटिक है, एक मेडिसिन है, एक कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, तीनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिविजन्स में बांट देते हो। कॉस्मेटिक का डिवीजन अलग बन गया, मेडिसिन का अलग बन गया, कन्फेक्शनरी आइटम्स का अलग बन गया। ठीक है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्लान हो गए, 3 प्लान। अब 3 प्लान्स के लिए वहाँ कितने हेड होने चाहिए, 3 हेड होने चाहिए, यानी कि 1 प्लान के लिए 1 हेड, सेपरेट प्लान के लिए सेपरेट हेड होना चाहिए। क्योंकि बेटा देखो, हर प्रोडक्ट की क्या है, अपनी मार्केट है। कॉस्मेटिक वालों की अपनी मार्केट है, मेडिसिन वालों की अपनी मार्केट है, हर मार्केट का अपना एनवायरनमेंट है। ठीक है, कॉस्मेटिक की मार्केट में 1 प्रोडक्ट के साथ 1 प्रोडक्ट फ्री देने की अगर आपने स्कीम लॉन्च की है तो बहुत इजीली आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मेडिसिन की मार्केट में एक मेडिसिन की स्ट्रिप के साथ आप दूसरी फ्री दे रहे हो, तो इस तरह का मेडिसिन मार्केट का कोई एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब हर प्रोडक्ट की अपनी मार्केट है, हर प्रोडक्ट का अपना एनवायरनमेंट है, तो
हर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का अलग हेड होगा, वो अपने डिवीज़न में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अपने तरीके से इंस्ट्रक्शंस देगा, अपने तरीके से उनसे काम लेगा। वो मेडिसिन मार्केट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन जब 3 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स सेल कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने सभी प्रोडक्ट से प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करने हैं। ठीक है, तो वो सभी प्रोडक्ट्स में क्या बना के रखते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के डिवीज़न में, डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। कॉस्मेटिक वाले मेडिसिन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मेडिसिन वाले कॉस्मेटिक में इंटरफेयर नहीं करेंगे। Advantage of specialization is obtained due to a manager's association with the same kind of activities। ठीक है, सभी जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट होंगे। कॉस्मेटिक वाले का अपना डिपार्टमेंट है, उन्हें अपने डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन देखना है, अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने किस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है वो खुद मैनेजर्स डिज़ाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, decrease in the efficiency of organization because specialization is not obtained। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक ही मैनेजर है 3 प्रोडक्ट्स को, 3 प्रोडक्ट लाइंस को वो देख रहा है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। ठीक है, वो कॉस्मेटिक के रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज मेडिसिन में इम्प्लीमेंट करेगा, रिजल्ट्स बिल्कुल ही नेगेटिव रहेंगे। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे। नाउ कम टू द 6th वन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा ये, और बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेज मैनेजर है, उस परचेज मैनेजर का रिलेटिव जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लायर है, और जो कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, वो रिलेटिव जो उसका है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल सप्लाई करने को रेडी है। जबकि अदर मार्केट के अंदर अगर हम बिना उस रिलेटिव के रॉ मटेरियल परचेज करने जाते हैं तो वही रॉ मटेरियल हमें 9 रुपीज़ पर यूनिट में मिल रहा है। अब कंपनी का बेनिफिट किस में है, 9 रुपीज़ पर यूनिट वाला रॉ मटेरियल लेने में, क्योंकि उससे कंपनी को 1 रुपी पर यूनिट क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। यानी कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 रुपी से डिक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज होते ही प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो है वो सभी लोगों में बटेगा। एम्प्लॉयज़ को बोनस की फॉर्म में मिलेगा, सैलरीज की फॉर्म में मिलेगा, ओनर्स को प्रॉफिट्स की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन से अटैच जितने भी लोग होंगे उन सबको मिलेगा। तो अब यहाँ पर परचेज मैनेजर को डिसीजन लेना है कि उसे प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना है या अपने रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जनरल इंटरेस्ट को माइंड में रखो। जनरल इंटरेस्ट क्या है, हायर प्रॉफिट्स का इंटरेस्ट है, क्योंकि हायर प्रॉफिट होंगे तो उसका कुछ पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने लोग अटैच हैं उन सब लोगों को कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर परचेज मैनेजर की ड्यूटी रहेगी कि वो पर्सनल रिलेशनशिप को ध्यान में ना रखते हुए जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और 9 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल परचेज करे, ना कि 10 रुपीज़ वाला रॉ मटेरियल परचेज करे जो कि उसका रिलेटिव सप्लाई कर रहा है। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स, एवरीबॉडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यूनिट 1 में हमने रीड किया कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था, हायर सैलरीज थी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी, यानी कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था हमारा, ठीक है, कि हमें अच्छी सैलरीज मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। वो कब अचीव हो पाएगा, जब हम जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल,
इवन एम्प्लॉयज़ विल आल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन। एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज, अच्छे पैकेज नहीं मिलेंगे तो वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। कम टू द सेवंथ वन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. The remuneration must be just and fair because if employees are underpaid, they will not be satisfied and an unsatisfied person can never contribute his maximum. हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मतलब फेयर एंड और एडिक्वेट रेम्यूनरेशन आप उनको दो ताकि वो आपसे सेटिस्फाइड रहें, अपने ओनर से वो सेटिस्फाइड रहें। अगर वो अपने ओनर से सेटिस्फाइड होंगे कि उनका ओनर उन्हें प्रॉपर सैलरी दे रहा है, यानी कि जितना हम काम कर रहे हैं उतनी बदले में हमें सैलरी मिल रही है, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अनसेटिस्फाइड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना मैक्सिमम जो डेडिकेशन होता है जॉब के लिए वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जितना काम उन्हें करना चाहिए वो उतना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उतनी सैलरीज हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें काम ही कम करना चाहिए। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का डेडिकेशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है बेटा कि एम्प्लॉयज़ लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपका लेबर टर्नओवर रेट हाई है तो इट मीन्स आपको बार बार न्यू एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़ेंगे, उन एम्प्लॉयज़ को नए तरीके से काम सिखाना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर आपको हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और मनी दोनों ही क्या होंगी? वेस्ट होंगी। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स। डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट। Come to the eighth one, centralization and decentralization. Management and authority for decision making process must be properly balanced in an organization. An organization can never be completely centralized or decentralized. The centralization of decision making authority by top management is called centralization, and its dispersing among more than one person is called decentralization. बच्चे वेरी फर्स्ट हमें यहाँ पर दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर करना है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है पावर्स को टॉप लेवल जब अपने पास रखता है, वो अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब डिसीजन मेकिंग पावर्स को टॉप लेवल अपने पास रखता है, ठीक है, कोई अथॉरिटी किसी को नहीं दी हुई, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, सभी के सभी डिसीजन किसे लेने हैं? टॉप लेवल को लेने हैं। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ को, हम कौन है यहाँ पर? टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल अपनी अथॉरिटीज़ को अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं सिंगल पर्सन को, तो इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, ठीक है बेटा। अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं मोर देन वन पर्सन्स को तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर एक टर्म मैंने और ऐड किया है, दैट इज़ डेलीगेशन। जब अथॉरिटी को लिमिटेड पीपल को ट्रांसफ़र किया जाता है कि यानी कि एक ही पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो सिचुएशन कहलाती है डेलीगेशन, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। और अगर आप मोर देन वन पर्सन्स को, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने राइट भी किया है, इट्स डिस्पर्सिंग अमंग मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर टॉप लेवल अपनी पावर्स को एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही फैक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है हमें। जो इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं उन्हें अपने पास सेंट्रलाइज करके रखना पड़ता है, अपने पास रोक कर रखना पड़ता है, और जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं उन्हें हमें अपने अंडर काम करने वाले लोगों को क्या कर देना पड़ता है? डिस्पर्स कर देना पड़ता है, बांट देना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम सारी की सारी पावर्स अपने पास रखेंगे तो टॉप लेवल क्या हो जाएगा, बहुत बिजी हो जाएगा, वो तो सारा दिन उसी में ही उलझा रहेगा, प्लानिंग ही नहीं कर पाएगा किसी भी न्यू एक्टिविटी की। इसीलिए लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को हैंड ओवर कर दिया जाता है किसे, सबॉर्डिनेट्स को, और मोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को टॉप लेवल अपने पास रखता है, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं पंचायत्स। पंचायत्स कहाँ हैं, विलेजेस के अंदर है। विलेजेस में जो पंचायत्स हैं उनको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंस आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फाइनेंस जाता है कहाँ, पंचायत्स के पास। अब पंचायत्स के अंदर क्या होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है। उन्हें पावर्स होती हैं कि वो अपने विलेज की डेवलपमेंट के लिए जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हुए हैं उन फंड्स को अपने विलेज की डेवलपमेंट के लिए अपने लेवल पर स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। रोड्स कितनी बनवानी है, वाटर टैंक के लिए कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पर कितना खर्चा करना है, स्कूल की बिल्डिंग बनवानी है, बस स्टैंड बनवाना है, मतलब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर पंचायत को करनी है, ठीक है, तो वो अपने लेवल पर कर सकती है, ठीक है। उसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पंचायत्स हैं, ठीक है, विलेज की पंचायत्स हैं, उन सबको क्या दे दिया, ये पावर दे दिया है कि आप अपने लेवल पर अपनी विलेज की डेवलपमेंट के लिए दिए गए फंड्स को किसी भी रेशो में, किसी भी प्रपोर्शन में खर्च कर सकते हो। कोई प्रपोर्शन के लिए गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं कि इतना एजुकेशन पे लगाओ, इतना रोड्स पे लगाओ, इतना सेफ्टी पे लगाओ, इतना वाटर सप्लाई या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे लगाओ। इस तरह की कोई गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नहीं दी है। उनको ये पावर दे दी है कि आपको जो फाइनेंस दिया जा रहा है, पंचायत अपने लेवल पर डिसीजन लेगी, यानी कि पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो डिसीजन लेंगे कि इतना फंड हमें मिला है और इस फंड को हमने इस प्रपोर्शन में जो है वो खर्च करना है। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स, better and quick decisions, decrease in the workload of superiors. Violating effects are complete centralization will result delay in decision. अगर सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन होगा तो टॉप लेवल सारा दिन डिसीजन लेने में ही उलझा रहेगा, ठीक है, और टाइम पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस में सेंट्रलाइजेशन किया जाए और एक बैलेंस में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो इट मीन्स टॉप लेवल के पास क्या बचा, टॉप लेवल ने सारी की सारी पावर्स ही किसे दे दी, जूनियर्स को दे दी, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी, उसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, और सबॉर्डिनेट्स जो है उनको दी गई अथॉरिटीज का क्या करने लगेंगे, मिस यूज करने लगेंगे। Now come to the ninth one, that is scalar chain. Scalar chain is very very important बेटा। इसे हम लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी इस डायग्राम की हेल्प से। बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये प्रिंसिपल। इट रेफर्स टू चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स. Principle of scalar chain facilitates smooth flow of communication, and this chain is not to be violated. But in case of emergency, a shorter route that is called gangplank may be used to avoid delay in communication. Scalar chain हमें कहता है कि हमें एक अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम से हम क्लियर करते हैं बेटा। अब ये देखिए कि ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए के अंडर बी सी डी भी काम कर रहे हैं, ई एफ जी भी काम कर रहे हैं। बी और ई एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, सी और एफ एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, डी और जी भी एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब ए को अगर कोई मैसेज सी को देना है तो ए डायरेक्ट नहीं दे सकता। ए को क्या करना है, वो मैसेज पहले बी को देना है और बी वो मैसेज किसे देगा, सी को देगा। अब मिस्टर डी जो हैं अपनी कोई बात मिस्टर ए तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो मिस्टर डी जो है मिस्टर ए से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें पहले सी को अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, सी उस प्रॉब्लम को पास आउट करेगा मिस्टर बी को और तब वो प्रॉब्लम पहुंचेगी मिस्टर ए के पास। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी,
अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो सेम लेवल के 2 पर्सन्स जो हैं वो अपने सीनियर की परमिशन से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कोई इमरजेंसी है तो डी और जी आपस में कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें ए से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए कौन है, हायर अथॉरिटी है, ठीक है। तो डी और जी आपस में बात कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना है तो अपने सीनियर से परमिट होने के बाद, अपने सीनियर से परमिशन लेने के बाद, डी का सीनियर कौन है, सी, एफ का सीनियर, सॉरी जी का सीनियर कौन है, एफ, तो डी और जी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे परमिशन लेने के बाद, सी और एफ से परमिशन लेने के बाद, ठीक है। अब जो इन केस ऑफ इमरजेंसी जो पाथ क्रिएट हुआ है, इस पाथ को बेटा हम कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है बेटे। कम टू द पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द स्केलर चेन, दैट इज लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी रियल में क्या है कि हमें मतलब एक पर्सन को कोई भी मैसेज देना है तो वो एक सीक्वेंस में चलेगा, चाहे वो टॉप से बॉटम आ रहा हो, चाहे वो बॉटम से टॉप जा रहा हो। कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर डी से अपनी मर्जी से कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर उन्हें मिस्टर डी से बात करनी है तो ए को पहले बी से बात करनी होगी, बी वही मैसेज सी को देगा और सी वही मैसेज डी को देगा। नाउ कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे हो जाता है, अगर इमरजेंसी का केस है तो अपने सीनियर की परमिशन लेकर एक सेम लेवल के पर्सन्स आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, देयर मे बी ए कम्युनिकेशन गैप, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। Come to the 10th principle, that is principle of order. It states that there should be place for everything and everyone in the organization, and that person or thing should be found in its allotted place. Every enterprise should have 2 different orders. One is material order for physical resources and second is social order for human resources. This helps in reduce the wastage in the organization. बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें ये कहता है कि पर्टिकुलर प्लेस होता है पर्टिकुलर थिंग्स के लिए और पर्टिकुलर प्लेस होता है पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल के अंदर अगर आपको मतलब अपने किसी क्लासमेट को ढूंढना है तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो, अपने क्लासरूम में ढूंढ रहे हो। प्रिंसिपल मैम को ढूंढना है तो आप सबसे पहले कहाँ सर्च करते हो, प्रिंसिपल ऑफिस में। किसी एक पर्टिकुलर टीचर से आप बात करना चाहते हो तो उसे आप कहाँ सर्च करते हो, स्टाफ रूम में सर्च करते हो। मतलब हर एक पर्सन के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि जितनी भी वहाँ पर थिंग्स हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ होगा, स्टोर रूम में होगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स चाहिए वो कहाँ होंगे, ठीक है, वो गोडाउन्स में होंगे। तो क्या एक पर्टिकुलर प्लेस है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन गए हैं तो आपको कहाँ रखने हैं, गोडाउन्स में रखने हैं। आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, स्टोर रूम में जाओगे। आपको पता है कि रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा होगा, आपको पता है कि प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद हमें इन प्रोडक्ट्स को कहाँ छोड़ना है, ठीक है। और इसी तरह से पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। जो लेबर है वो कहाँ मिलेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिलेगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगे। फाइनेंस मैनेजर कहाँ मिलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिलेगा, ठीक है। मतलब हर पर्सन के लिए क्या एक पर्टिकुलर प्लेस है और हर थिंग के लिए भी क्या एक पर्टिकुलर प्लेस है। ऐसा होने पर क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्टेज है, चाहे वो टाइम का वेस्टेज है चाहे वो मटीरियल का वेस्टेज है, वो मिनिमाइज हो जाता है। कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटीरियल, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स, wastage of time and energy is search for man or material, not able to contact the people at right time. Come to the 11th principle, that is principle of equity. Principle of equity states that there should be no discrimination among subordinates
on the basis of caste, religion, belief or nationality, etc. There will be ensure loyalty and devotion of subordinates toward the organization. Employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें क्या कहता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपसे वो हैप्पी नहीं रहेंगे। तो आपकी ड्यूटी है, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ना कास्ट के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, ना नेशनलिटी के बेस पे, वो सभी को क्या दे, इक्वल वेटेज दे। तभी एम्प्लॉयज़ का जो डेडिकेशन है अपने काम में रहेगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंगिंगनेस भी रहेगी। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनके जो मतलब सीईओ हैं कंपनीज़ के, वो इंडियन हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अब ये नहीं देखा कि हमारी जो कंपनी है उसका जो होस्ट है वो कौन सा कंट्री है, हमें होस्ट कंट्री के पर्सन को ही सीईओ रखना चाहिए, उन्होंने इस बात को नहीं देखा। अगर आप चेक करो तो गूगल का जो सीईओ है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसका जो सीईओ है वो भी इंडियन है। वोडाफोन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वोडाफोन का भी जो सीईओ है वो भी एक इंडियन पर्सन है, ठीक है। तो नेशनलिटी के बेस पर उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इससे एम्प्लॉयज़ की जो बिलोंगिंगनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव इफेक्ट्स लीजिए, द एम्प्लॉयज़ रिमेन सेटिस्फाइड, इंक्रीज इन द सेंस ऑफ डिवोशन, बिलोंगिंगनेस। वायलेटिंग इफेक्ट्स, इंक्रीज इन टर्नओवर। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं करते हैं तो टर्नओवर का रेट, लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। कम टू द 12th प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। जैसा कि इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो बहुत जल्दी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएं। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती रहे तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, टिकाए रखना है। उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर, ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सैलरीज, सब कुछ देना है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी छोड़कर नहीं जाएं। पर्सोनल वंस सेलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर ए फिक्स टेन्योर। वो टेन्योर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, कुछ 10 ईयर्स कुछ भी हो सकता है। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स। आप एक एम्प्लॉय को अगर अपॉइंट करते हो, उसकी परफॉर्मेंस 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मत जज करो, उसे एक मतलब रीजनेबल टाइम दो, ठीक है, कि उसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दो अपने आप को शो करने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है, 5 और 6 मंथ्स तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में लग जाते हैं। वो अपना मैक्सिमम अभी दे ही नहीं पाता कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोच लेती है कि 5 और 6 मंथ से ये यहाँ है और ये हमें कोई भी आउटपुट नहीं दे पाया, क्यों ना हम इस एम्प्लॉय को रिलीव कर दें। अगर वो ऐसा कर रही है, ठीक है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को क्या करेगी, लगातार डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो फिर नया एम्प्लॉय रखेगी, फिर से वही सिचुएशन आएगी, 5-6 महीने बाद फिर उस एम्प्लॉय को चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं करना, उसे एक सफिशिएंट टाइम दीजिए आप अपने आपको प्रेजेंट करने का, वो अपनी आउटपुट को दिखाए। उसके लिए डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का है। अब अगर हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, तो स्कूल में एक नया टीचर आता है, उस टीचर को 2 मंथ्स में ही जज किया जाता है, नहीं ये कुछ नहीं पढ़ा रहा, इससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उसे चेंज कर दिया जाता है। नहीं, उसे एक सेशन दीजिए पूरा, उस सेशन में उसका क्या रिजल्ट रहता है, उसके एफर्ट्स क्या रहे हैं पूरा सेशन, ठीक है। 1 और 2 मंथ्स तो अभी वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ रहा है कि बच्चे उसे किस तरह से समझ सकते हैं। वो अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग भी चेंज करेगा, बच्चों को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करेगा, ठीक है। तो उसे पर्टिकुलर टाइम दीजिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे? इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। वॉलेटिंग इफेक्ट्स रहेंगे, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज बार बार उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं तो इट मीन्स
कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, बार बार नए एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, सेलेक्ट करना, उनके ऊपर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस पे करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूल कहते हैं कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय आप अपॉइंट करते हो उसे एक रीजनेबल टाइम दो अपने आप को प्रेजेंट करने का। हाँ, अगर वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, जो रीजनेबल टाइम आपने उसको दिया है, तो आप उसे रिलीव कर सकते हो। नाउ कम टू द 13th, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। Principle of initiative states that workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements. A good company should have an employee suggestion system whereby initiative suggestions which result in substantial cost or time reduction should be rewarded. Principle of initiative कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। जब भी कोई प्लान आप न्यू इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, आप चाहते हो कि उस प्लान के रिजल्ट्स अच्छे हों, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो प्लान पहले डिस्कस करो। उस प्लान को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, उनके सजेशंस इनवाइट करो, उनमें से कुछ बेस्ट सजेशंस को सेलेक्ट भी करो। ऐसा करने से एम्प्लॉयज़ अपने न्यू आइडियाज़, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ उस प्लान को अचीव करने के लिए सर्च करेंगे, वो आइडियाज़ आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, एक अकेला पर्सन बहुत सारे आइडियाज़ नहीं सोच सकता। ठीक है, वो सोच रहा है, वो क्रिएटिव है, चाहे वो कितना ही क्रिएटिव क्यों ना हो, फिर भी उसके माइंड में 2, 3, 5 थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर हम अपने पूरी टीम को, मान लीजिए हमारे टीम में 50 मेंबर्स हैं और हम सभी मेंबर्स के सजेशंस इनवाइट करते हैं, तो हमारे पास कितने थॉट्स आ गए, 50। अब उन 50 में से हम 1 और 2 जो बेस्ट हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है, डिसीजन जो भी लिए जाते हैं उसमें हमें इन्वॉल्व किया जाता है। ये नहीं कि डिसीजन लेकर हमारे को बता दिया जाता है कि आप इसे फॉलो कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन लेने में, इसी से उनकी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, वो बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे, इंक्रीज इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉयज, कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन इम्प्लीमेंटिंग। अगर एम्प्लॉयज के आइडियाज को हम फॉलो करते हैं ना, तो एम्प्लॉयज भी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि बेटा कोई भी प्लान जब इम्प्लीमेंट होता है तो कई बार बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने की वजह से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस भी आ जाती हैं। और वो क्रिटिकल सिचुएशंस इजीली कब हैंडल हो पाती हैं, जब हमारे एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन हो। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन नहीं होगा तो वो क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल नहीं हो पाएंगी, और वो क्रिटिकल सिचुएशंस आमतौर पर आती रहती हैं किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है बेटा, कम टू द वायलेटिंग इफेक्ट्स। एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज। द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल को हम टीम वर्क के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स स्टेट दैट द मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट of unity and harmony among employees to realize organizational goals. A manager should replace I with we in his conversation to raise a spirit of mutual trust among the team members. ठीक है, फ्यूल कहते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में आई के प्लेस पर किसको यूज करना चाहिए, वी को यूज करना चाहिए। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी मेंबर्स के बीच में टीम स्पिरिट जो है वो क्रिएट करना चाहिए कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, हम काम कर रहे हैं। इस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें ये स्पिरिट क्रिएट करें, टीम स्पिरिट को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होना है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 10 वर्कर्स हैं वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए। अब अगर काम को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तभी काम कंप्लीट होगा। हमने काम को डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि हर वर्कर को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तभी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। टाइम पीरियड भी लिमिटेड था, मान लीजिए कि 8 डेज में हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे। अब उन 8 डेज में क्या होता है कि जो 2 वर्कर हैं
ठीक है, हमारे 2 वर्कर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, फॉल सिक, ठीक है। अब 2 वर्कर्स फॉल सिक हैं, उस केस में क्या होगा, क्या हमारा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा? 2 पर्सन्स हमारे जो हैं वो सिक हो गए हैं और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब इस टाइम पर किसकी ज़रूरत है? टीम स्पिरिट की ज़रूरत है। अब जो 8 रिमेनिंग वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? अपने टारगेट को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। जो 2 वर्कर बीमार हो गए हैं, उन्होंने जितना काम छोड़ा है उस सारे काम को हम 8 वर्कर्स मिलकर बांट लेंगे और काम को, टारगेट को टाइम पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के साथ क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों रहे, तो आई के प्लेस पर आपने क्या यूज करना है बेटा? वी यूज करना है, ठीक है। जिससे क्या डेवलप होगा? टीम स्पिरिट डेवलप होगा, ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो टीम गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, टीम स्पिरिट नहीं अचीव कर पाओगे, और इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या रहेगा? यहाँ पर मोर स्ट्रेस रहेगा। अब जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, अब जो 2 पर्सन बीमार हो गए थे, अब उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा कि हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हम बीमार हो गए और हमारे बीमारी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस बियर नहीं करना पड़ा, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे कलीग्स ने मिलकर उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो सोचो वो कितने हैप्पी होंगे। और जो हैप्पी माइंड होता है वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द फ्यूल। बच्चे आपने बहुत अच्छे से ये 14 प्रिंसिपल्स करने हैं, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, उसके बाद केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, अच्छे से सुनो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।